श्री विनोद चंद्र अधिकारी, वहाँ पर उपस्थित एसएसपी हाँ सर लाइव दिखा आपका यही चैनल उसमें लॉगिन है ना? श्री कौस्तुभ और उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न वर्गों से आए हुए सभी हमारे सम्मानित नागरिकगण, प्यारे बच्चों, ये साइबर के बारे में आपको समय समय पर विभिन्न सोर्सेज से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती ही रहती होगी। मैं 3-4 बातें नोट करना चाहूंगा। सबसे पहले जरूरत वाली बात यह है कि कोविड के बाद से किसी तरह की आवाज आ रही है, हाँ म्यूट किया हुआ है, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें एक बेसिक फंडामेंटल चेंज आया है। कोविड से पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता था, वो जनसंख्या के बहुत ही छोटे हिस्से में 7-8% लोग जो थे, जो इकोनॉमिकली हायर क्लास में थे, वो उनका इस्तेमाल ज्यादा करते थे। पर कोविड के दौरान जो व्यापक चेंजेस आए ग्लोबली और हमारे देश में भी आए, उसकी वजह से एक पूरा टेक्निकल और साइबर इकोसिस्टम ऐसा बना जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बहुत इजी किया गया, सोशल मीडिया हर एक घर तक पहुंच गया, और आज की तारीख में भारतवर्ष फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवन पर कैपिटा के हिसाब से वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये किसी और मुल्क में नहीं होता कि वहां पर आप रोड साइड कोई चीज परचेज करें और वहां पर क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान हो। इवन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार के जो प्रयास रहे लोगों को सुविधा हो, उसके चलते फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैम, इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस है मनी का, वो बहुत ही वाइड स्प्रेड हुआ है। और सिमिलरली जो सोशल मीडिया का उपयोग है वो भी हर एक घर में, और खासतौर से जेन ज़ी में हर एक बच्चे के पास मोबाइल रहता है। यहाँ पर डेटा जो कॉस्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले 5% भी नहीं है, तो बहुत सस्ती डेटा कॉस्ट यहाँ पर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, और इस वजह से पिछले 5-6 सालों में साइबर का उपयोग जीवन के एक भाग का एक हिस्सा बन गया। इसी चीज के चलते जो कुछ इसमें हर एक जगह पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसका गलत उपयोग करना या इसका दुरुपयोग करना या इससे लाभ उठाने का गलत लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, वहीं से साइबर क्राइम का सृजन होता है। तो ये जो साइबर क्राइम है, इसमें हम मुख्यतः अभी आने वाले जो सेशन होंगे उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैं 2-3 चीजों पर मुख्यतः ध्यान दूंगा, इस पर बात बताऊंगा। इस साइबर क्राइम को मुख्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो फाइनेंस से रिलेटेड साइबर क्राइम है, और दूसरा वो जो सोशल मीडिया रिलेटेड साइबर क्राइम है। फाइनेंशियल और सोशल मीडिया दोनों से रिलेटेड साइबर क्राइम में ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये अनलाइक नॉर्मल ट्रेडिशनल क्राइम, ये क्राइम को कंट्रोल करना या इस क्राइम से बचना या इस क्राइम के विक्टिम ना होना 100% हमारे हाथ में है। 100%, 99% नहीं, 100% हमारे हाथ में। क्योंकि कोई भी इसमें फिजिकल हार्म की बात नहीं आती है, कोई भी भय की बात नहीं आती है, एटलीस्ट फिजिकल भय की बात नहीं आती है। जो भी भय क्रिएट किया जाता है उसके बारे में चर्चा करूंगा, बट साइकोलॉजिकल रूप से क्रिएट किया जाता है। तो टोटल 100% इससे बचना जो है हमारे हाथ में है। और साइबर क्राइम फाइनेंशियल जो होता है वो मुख्यतः जो अपराधी होते हैं, साइबर अपराधी, वो 3 साइकोलॉजिकल कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करके वो साइबर क्राइम करते हैं। या तो लालच देते हैं कि हम आपका धन जो है 1 साल में दुगना कर देंगे, हम आपका धन जो है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में हो, चाहे वॉलेट की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी स्टॉक मार्केट की फॉर्म में हो, हम आपका धन साल भर में दुगना कर देंगे, हम आपका धन 2 महीने में 20% बढ़ा देंगे, वगैरह वगैरह लालच। और उस लालच के चलते आदमी जो पैसा जमा करता है और कॉन्फिडेंटली सारा
हमसे पैसा क्यों मांगता है? जो उसके पास पैसा है 2 लाख 4 लाख जो भी उसके पास है, तो एक साल में उसका 4 लाख का 8 लाख करता है, 5 लाख का 10 लाख करता है, दूसरे साल में 10 लाख का 20 लाख करता है, तीसरे साल में 20 लाख का 40 लाख करता है, चौथे साल में 40 लाख का 80 लाख करता है, एंड सो ऑन। जरूरत नहीं किसी पैसे मांगने की। तो ये सिर्फ लालच दिखा करके पैसा को साइबर क्राइम के माध्यम से हड़पने का तरीका है, जो कि इसका उसका उसका बचाव टोटली हमारे हाथ में है कि लालच में ना पड़े। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा बैंक का एफडी का 12-13% होता है साल का, जो हमारे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स होते हैं करीब 17-18% का हो जाते हैं, तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। अगर बियॉन्ड जाता तो पब्लिक एट लार्ज उसमें इन्वेस्ट करती। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, जब भी बहुत ज्यादा धन परसेंटेज बढ़ाने की बात करते हुए कोई फोन आए, तो आप समझ जाइए कि ये साइबर क्राइम का क्रिमिनल तरीका है। किसी भी फॉर्म में है कि आप जो है स्टॉक मार्केट में जमा कर दीजिए, आप क्रिप्टो में जमा कर दीजिए, मैं इतना कर देंगे, वो सब क्रिमिनल तरीके हैं। दूसरी चीज जो है वो है भय, साइकोलॉजिकल भय। आपने डिजिटल अरेस्ट का नाम बहुत सुना होगा। हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है, सीबीआई, ईडी, पुलिस, इनकम टैक्स, डीआरआई, कस्टम, कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो वीडियो के माध्यम से किसी भी सिटीजन से, नागरिक से कहे कि आप या आपका कोई परिजन फलाने मामले में आरोपित है और आप पैसा जमा करिए इस अकाउंट में, अदरवाइज उसको चालान कर देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देयर इज नो एजेंसी। तो डिजिटल अरेस्ट से बचने का तो सिंपल सा तरीका है कि आप अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो उसकी मत सुनिए। अगर कोई इस तरह का साइकोलॉजिकल खेल क्रिएट करता है, जब हम ऐसा कर देंगे, हम आपके बच्चे को बचा देंगे, आपको परिजन आपके यहाँ पर कोई नार्कोटिक्स आया है बॉम्बे से आपके इसमें किसी पार्सल में, वो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अगर आप पैसा नहीं जमा कराएंगे या पैसा छुड़ाने के लिए आपको पार्सल छुड़ाने के लिए आपको पैसा प्योरली ठगी के तरीके हैं। और तीसरी चीज जो है वो है लापरवाही। लापरवाही में हमने अपने ओटीपी दे दिए, अपने आजकल एक नई चीज चली है एपीके डॉट एपीके। डॉट एपीके स्कैम में क्या होता है कि बहुत ही किसी क्लोज फ्रेंड के पास से के माध्यम से के नंबर के माध्यम से फर्जी तरह से नंबर उसको स्पूफ करते हैं। उसका वो शादी का कार्ड आ गया, नीचे लिखा रहेगा कि आप इस पर वीडियो फाइल ओपन डॉट वीडियो डिटेल्स, जहां आपने वो डॉट एपीके वाली फाइल को क्लिक किया, वही आपका पूरा फोन हैक हो जाता है। कभी बैंक सपोजिटली बैंक के माध्यम से आता है कि आप नीचे वाला लिंक क्लिक करिए, और जैसे क्लिक किया पूरा फोन हैक हो गया। कभी सपोजिटली किसी और एजेंसी के माध्यम से आता है कि साहब आप इसमें वो करिए, लिंक क्लिक करिए, जहां आपने क्लिक किया अब तो व्हाट्सएप पे भी आने लगे हैं, पहले सिर्फ एसएमएस तक आते थे, अभी व्हाट्सएप पर भी आने लगे हैं। तो लापरवाही, लालच और साइकोलॉजिकल भय सिर्फ और सिर्फ यही 3 कारण है जिसके कारण हम विक्टिम बनते हैं, और तीनों ही कारण हमारे हाथ में है कि उनको विक्टिम ना बने। सोशल मीडिया में खासतौर से जेन जी के बच्चे जो हैं, सोशल मीडिया बड़ा सशक्त माध्यम है, लेकिन अगर हम दिन भर उस पर लगे रहेंगे कि अभी हम खाना खाने गए तो हमने फोटो खींच के डाल दी, अभी हम 4 दोस्तों से मिलने गए तो फोटो डाल दी, अभी कुछ और एक्टिविटी की उसकी फोटो डाल दी। आजकल डीप फेक और डीप क्लोनिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि उसमें आपके उन फोटोज को दुरुपयोग करके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में करके ब्लैकमेल इत्यादि कार्रवाई की जा सकती है। तो सोशल मीडिया का उपयोग ये नहीं है, सोशल मीडिया हमारे घर में सोशल मीडिया है, मेरे मोबाइल में भी सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं, बट दिन भर में अगर मैं 24 घंटे में देखूं तो मेरा दिन भर का यूसेज 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट इतना रहता है। और जो आजकल के बच्चे हैं, जैसी के खासतौर से बच्चे हैं, कुछ घरेलू महिलाएं हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनका 6-6 घंटे 7-7 घंटे का यूसेज रहता है। अब वो 7 घंटे के यूसेज में सब पूरा रह जाएगा और फिर उसका मिसयूज होता है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए आवश्यक है कि सोशल मीडिया का जो उसका एक पॉजिटिव यूज है वो पॉजिटिव यूज किया जाए और इस प्रकार के किसी भी दुरुपयोग से बचा जाए। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या करेगी? अगर
उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले करीब 11 साल पहले पूरे स्टेट भर में एक थाना था। तो पहले उसको बढ़ा करके हर एक जिले में हर एक रेंज में थाना किया गया, 18 थाने हो गए। अब हर एक जिले में एक थाना है, 75 थाने हो गए। और अब लेटेस्ट तो हमने उसको हर एक थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क खोली है, यानी कि 1572 साइबर हेल्प डेस्क आपके निकटस्थ थाने में मौजूद है, जिसके लोगों को लगातार ट्रेनिंग भी दी गई है और वो आपके किसी भी तरह की समस्या को एड्रेस करने के लिए सक्षम है। इसी के साथ साथ अगर कोई थाने ना भी जाना चाहे तो 1930 का एक हेल्पलाइन नंबर है। ये बड़ा पावरफुल हेल्पलाइन नंबर है। ये इतना पावरफुल हेल्पलाइन नंबर है कि इस हेल्पलाइन नंबर से पूरे देश के 654 बैंक जुड़े हुए हैं, बैंक और एनबीएफसी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इस हेल्पलाइन नंबर पर मात्र अपना जो आपका फाइनेंशियल कोई तो ठगी हो गई है, आप उसका ट्रांजैक्शन आईडी इसमें डाल देंगे, भर देंगे। इसके जो रिसीव करने वाले हमारे पुलिस के कर्मी रहते हैं, हमारे जो कॉल सेंटर पर हमारे कॉल सेंटर से कॉल सेंटर पर हमारे लोग रहते हैं, अगर आप उसमें नंबर डायल करके अपना जो भी आपके साथ ट्रांजैक्शन ठगी हुई है तो उसकी जानकारी मांगी जाती है कि जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको भर दिया जाए, जिस बैंक में किया है खाता में उस बैंक में डिटेल भर दिया जाए। इमीडिएटली ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली उस खाते में आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा। लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना जल्दी हो उतना भरें, क्योंकि अगर आपने इसमें घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन 2 दिन लगा दिया तो वो पैसा उस फर्स्ट लेयर ऑफ अकाउंट से सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में चला जाएगा और उसके बाद फिर मैनुअल तरीके से कार्रवाई होगी, जिसमें समय लगेगा और वो पैसे के मिलने की चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो जैसे ही कोई घटना आपके साथ घटित होती है, अब वो तो घटना घटित होनी नहीं चाहिए, और जैसे ही घटना घटित होती है तत्काल उसमें 1930 को कॉल करके उसको सूचना दें। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि तत्काल होना चाहिए, गोल्डन आवर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सही सूचना होनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन आईडी में एक भी डिजिट गलत हो जाएगा या दूसरे जिस अकाउंट में पैसा गया है उसमें एक भी डिजिट गलत भर दिया गया तो नेचुरली उसका ना तो पैसा फ्रीज हो सकता ना उसका लिंक क्रिएट हो सकता नेचुरली, और फिर वो मैनुअल रूप में आ जाएगा, वेरीफाई करना, ये करना, वो करना, फिर उसमें टाइम लगेगा। तो सही सूचना, एक्यूरेट सूचना और जल्दी से जल्दी सूचना अगर आप 1930 पर दे देंगे तो इमीडिएटली आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा। इस तरह के केसेस भी आए हैं हमारे सामने, जिसमें लोगों का 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक पैसा गया और वो पैसा उन्होंने तत्काल सूचना दे दी, सही सूचना दे दी और पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो गया, पूरा का पूरा पैसा फ्रीज हो गया। और वहीं पर किसी ने 10,000 रुपए भी किया बट उसमें लापरवाही करके 2 दिन बाद सूचना दी, या 50,000 रुपए किया 2 दिन बाद सूचना दी, तो इसमें बहुत कम परसेंटेज टुकड़ा हो जाता है कि वो पैसा 90 डेज निकल जाता है और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ट्रायल होता है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं कि वो क्रिमिनल है वो आपके बगल में लखनऊ में बैठा हो या कहीं पर आप लखनऊ में बैठे हो सकता है वो तमिलनाडु में बैठा हो सकता है वो लंदन में बैठा हो सकता है वो सिंगापुर में बैठा हो। तो इसलिए सिर्फ तत्काल सूचना दे करके और सही सूचना दे करके ही आप अपना पूरा पैसा इसमें फ्रीज करा सकते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं साहब फलाने आदमी का तो पैसा हुआ था, उससे उसका तो पूरा 100% मिल गया, हमारा पैसा नहीं मिल रहा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो पुलिस के हाथ में नहीं है, ये आपके अपने हाथ में है। उस आदमी ने तत्काल सूचना दे दी, उसका पैसा फ्रीज हो गया। आपके पास से आपने 1 दिन का वेट कर लिया क्योंकि वो पैसा पर्टिकुलर लेयर में चला गया और उसके बाद उसका जो रिकवरी का प्रोसेस है वो डिले प्रोसेस हो गया। तो इसमें कोई घटना होने के बाद इस बात की बहुत आवश्यकता है कि सही सूचना, तत्काल सूचना होना चाहिए। और सोशल मीडिया के लिए तो यही कहूंगा कि जितना इसका उपयोग प्रभावकारी उपयोग हो, सदुपयोग हो, भरपूर उपयोग हो किया। अभी जो आपके एक्सपर्ट्स यहाँ पर होंगे वो आपको डिटेल और बताएंगे। जिन लोगों का सेशन के अंदर प्रोग्राम किया है, एसपी साहब ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसको और बताएंगे। और कुल मिलाकर बात यह है कि साइबर क्राइम जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी ही तेजी से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, पर इस वक्त बशर्ते कि हम 2-3 चीजों ध्यान में रखें। तो
उसको कंट्रोल करना इतना इजी है, लेकिन जहां आप लापरवाही करेंगे वहां पर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। मिशन शक्ति में पिछले 2 महीने से सरकार के द्वारा और सरकार के माध्यम से सरकार के निर्देश पर पुलिस एक नोडल एजेंसी के रूप में स्टाफिंग को आगे बढ़ा रही है। बहुत ज्यादा मैं कहते हुए सिर्फ नहीं कहूंगा इसमें कि अब प्रत्येक थाने पर 365 दिन एक ऐसी यूनिट वहां बनी हुई थी मिशन शक्ति केंद्र के नाम से, जिसके लिए महिला संबंधी अपराध ही हमेशा प्राथमिकता है और रहेगी। थाने में आप जानते हैं कि तरह तरह के इश्यूज आते हैं, कोई लॉ हो गया, कभी कोई घटना हो गई, कभी वीआईपी हो गया, कभी बंदोबस्त हो गया, कहीं ड्यूटी लग गई, एसएचओ साहब के पास बहुत सारे काम होते रहते हैं। मिशन शक्ति केंद्र के पास सिर्फ और सिर्फ महिला संबंधी अपराध संबंधी काम है। उनको विशेष रूप से ट्रेन किया गया है, उनके स्वरूप को व्यापक किया गया है। वहीं पर थाना स्तर पर काउंसलिंग, थाना स्तर पर फ्री लीगल हेल्प के लिए कोऑर्डिनेशन, थाना स्तर पर उचित मेडिकल हेल्प के लिए कोऑर्डिनेशन, बाकी चीजों के जो सरकार के विभिन्न अंग हैं उनसे जो सहायता मिलती है उसके लिए कोऑर्डिनेशन। तो इन सब चीजों को पहले सिर्फ एफआईआर से चार्जशीट तक का काम पुलिस हम लोग करते थे, और उसके स्वरूप को व्यापक करते हुए और उसकी उपलब्धता को बढ़ाते हुए प्रत्येक थाने पर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई, जिसकी ट्रेनिंग अभी चल रही है। मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीने में वो शेड्यूल हो जाएगा। और लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि महिला संबंधी अपराधों, छेड़खानी के अपराधों, इस तरह के मामले जितने भी होते हैं उसको हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसी के लिए करीब 13,000 कर्मियों के साथ में इन थानों पर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। और हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में किसी भी तरह का महिला अपराध ना हो, और अगर हो बहुत बड़ाई से उससे निपटा भी जाए, और जो पीड़ित है उसके अधिक से अधिक मदद की जाए, जो न्यायिक मदद है उसको मदद की जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कौस्तुभ का, उन्होंने जौनपुर में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया, और जो लोग यहाँ पर उन्होंने शामिल हुए हैं वो इसमें बाकी सेशन से लाभान्वित होंगे। सर परम आदरणीय सर, आपने अपना बहुमूल्य समय सर हमें दिया सर। आपने जो मार्गदर्शन हम सभी को और पूरे प्रदेश को प्रदान किया है कि थानों में भी 3 वर्टिकल, साइबर, मिशन शक्ति केंद्र और एक्सीडेंट रिडक्शन में जो कार्य एक स्पेशलाइज्ड यूनिट के द्वारा किया जाए, और इसकी उपयोगिता और अधिक आने वाले समय में हम इसे आपके विजन के अनुसार जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, मैं एडीजी सर, डीआईजी सर, जिला जज सर, डीएम साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी और सभी सम्मान नागरिक और मीडिया बंधुओं के माध्यम से सर आपको पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद। उन्होंने बंद कर दिया है, अब अपना वाला जो यहाँ पे चलाना है। एक जोरदार तालियां फिर से हमें हमारे बैकग्राउंड में वीडियो चला लो और हमारे बीच युवा आईएएस अधिकारी श्री जो पाटिल सर जाने वाले हैं, जब सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको बुके देकर आप स्वागत करें। एसपीआर सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तो कहिए ना बुके देकर आप स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही उत्साह और जोश के साथ कि हर विषय पर बहुत सार्थकता से हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, और जनपद के एक न्यायप्रिय लोग भी जिलाधिकारी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर और सबके वीडियो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, आवाज नहीं है, स्लाइड शो चल रहा है, इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसकी शुरुआत पुलिस महानिदेशक कैसे जाएगी ओबीएस पे महोदय के संवाद से शुरू हुई। स्क्रीन वाइट करिए, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें साइबर क्राइम और मिशन शक्ति के अंतर्गत किस प्रकार से अपराध का नियंत्रण किया जा सके। जहां तक मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए आदरणीय पुलिस अधीक्षक
दोस्तों के लिए बहुत सकारात्मक प्रयास किए हैं और साथ ही किया है। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के जिला न्यायाधीश महोदय, सीजीएम साहब और सम्मानित हमारे युवा अधिकारी सीडीओ साहब और प्यारे साथी, मैं थोड़ा ध्यान से दोनों क्राइम के बारे में बताता हूं। ये क्राइम है, साइबर क्राइम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी मनोवृत्ति जब लालच की ओर बढ़ जाती है तब उसके लालच में फंस के हम लोग अपना जो रखा हुआ माल है वो कमा लेते हैं और बहुत प्रसन्नता से कमाते हैं। वेदांत में नरक के 5 द्वार बताए गए, काम, क्रोध, मोह, मत्सर और लोभ। तो किसी भी मेरे 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 नाम के कई लोगों को ठगा हुआ, ऐसे ऐसे लोग ठगे गए जो अपने को बहुत विद्वान समझते थे। फर्जी आईडी बनाए, किसी का फोटो लगाया, कुछ सामान रख दिया, ये उनके मित्र हैं, उन्होंने ये कहा है, ये इतने सस्ते मिल जाएगा। सामान देखा, लालच जागा और उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की, बाद में लेन-देन शुरू हुआ। फिर हमको बताते कि भाई आपके नाम पे, तो ये सब जो है मनोवृत्ति के विकार के कारण ही ये सारी मनोवृत्ति को कैसे स्थिर किया जाए। जैसा डीजीपी साहब ने कहा है कि आप किसी के लालच में मत आइए और लोभ में पड़कर कोई ऐसे प्रलोभन में ना आए जिससे कि आप दूसरे की संवेदना, जो इस प्रकार के क्राइम करते हैं जो आपके संवेदना को ठगते हैं, आपके साइकोलॉजिकली आप पर अटैक करते हैं कि ये किस चीज में, किस प्रकार के चीजों में पहले बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे ये टहलने का शौकीन है, ये सामान का शौकीन है, लग्जरी का शौकीन है, तो उसको अगर कोई टहलने का, तो उसको बताएंगे कि तुमको हम 5 दिन के हांगकांग की यात्रा करा देंगे और ये इसका जो है 5 दिन का इतना खर्चा लगेगा और जगह दिखाएंगे कि ये कंपनी इतना ले रही है, ये कंपनी इतना ले रही है, हम तुम 50,000 में घुमा देंगे। हमको मालूम है कि वहाँ 5 लाख रुपए लगेगा, लेकिन हम 50,000 में घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना पैसा उसको दे देते हैं। ऐसे ही सोफा दिखा देंगे, फ्रिज दिखा देंगे, सब सामान, जो सामान 5 लाख का है मार्केट में, वो 70,000 में कैसे मिल जाएगा। इस प्रकार से वो करते हैं। और जहाँ तक महिलाओं के प्रति क्राइम का सवाल है, उसकी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। उसमें आदमी को काम, क्रोध और वासना जब होती तभी वो महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के क्राइम करता है। हम सबको आज इस वर्कशॉप में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पुनः आदरणीय एसपी साहब का, उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यगोष्ठी महानिदेशक पुलिस महोदय की और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मानव बताई है। निश्चित रूप से सबको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग धैर्यपूर्वक अगर सुनेंगे जो विषय है तो आपको लाभ मिलेगा। मैं पुनः एक बार आदरणीय जिलाधीश महोदय का और एसपी साहब का और सभी सम्मानित अधिकारियों का, पत्रकार भाइयों का और अपने साथी पुलिस अधीक्षक के साथ साथ जितने भी हमारे पुलिस से संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया। उन्हें आपको केवल यही कहना चाहूंगा कि लालच में मत पड़िए, कर्म पर आधारित कोई चीज भी आप प्राप्त करोगे तो आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन होगा और कुछ आपको हासिल होगा। लालच में हमेशा गायब भी होता है आदमी, इसलिए पुरुषार्थ करिए और विभिन्न प्रकार के जो साइबर क्राइम है, इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, उससे दूर रहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, मैं किसी नहीं बता रहा, मैं अपनी फेसबुक का पेज खोला, जानता भी नहीं खोलना ठीक से, कारण है कि उसमें अगर एक बार खोलना शुरू कर दिया तो उसमें इतने ऐड आएंगे, आदमी 1 घंटा 2 घंटा उसमें खराब कर देगा और काम नहीं करेगा। काम इस समय बहुत ज्यादा है, सरकार ने तमाम प्रकार के काम दे रखे हैं, उत्साह से करना है और उत्साहपूर्वक काम करने के लिए सरकार की जो
बाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी, आपके शुभ संबोधन हम सभी को मिले। हमारे बीच ट्रिनिटी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब एसपी सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अब बड़े सम्मान के साथ मैं बहुत ही सुंदर स्वागत है ये जनपद न्यायाधीश महोदय, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी सम्मानित अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। और अब आगे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए और जनपद के बहुत ही न्यायप्रिय और जनपद के एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जो हमेशा सौम्य और सरल स्वभाव से हर कठिनाइयों को बड़ी आसानी से वो निपटारा करते हैं, ऐसे आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री सुशील कुमार शशि सर को तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं और आपसे इस कार्यक्रम में अपने शब्दों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय डीएम साहब, बंद कर दे। एसपी साहब, नहीं लाइट आ रही है उससे पुलिस के बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। ये जो लाइव है सीडीएम महोदया, स्कूल के बच्चे, माननीय पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। विषय बहुत ही अच्छा और सांस्कृतिक होने के साथ साथ आज की परिस्थितियों में सुंदर भी है। हम लोगों का जो जीवन शैली बदला है और जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोगों ने करना शुरू किया है, उसमें साइबर अपराधियों को काफी मौका मिलता है हम लोगों को सक्षम करने का। ये नहीं स्क्रीन कैमरा नहीं आ जैसा कि एक साहब ने बताया कि छवि स्क्रीन जो है कैमरे वाली स्क्रीन नहीं आ पाएगी इसलिए की जाती है और हम लोग इसलिए ओबीएस इसमें जो लाइव चल रहा है यूट्यूब वाला नहीं चल रहा है क्या? अच्छा वो दूसरा लिंक बता दिया उसी टीम में दिया जाता है इसको बंद कर दीजिए। और वैसे ही आप चल रहा है। एक दो कहानी बताऊंगा मैं आपको। एक वकील साहब के पास फोन आया कि मुझे